राहुल महाराष्ट्र की एक अखबार में काम करते थे। किस्सा कुछ पुराना है। तब मोबाइल फ़ोन्स का दौर नहीं आया था, तो ज़्यादा अखबार बहुत ज़्यादा प्रचलित होती थी और अखबार में सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ देने का काम नहीं होता था। महाराष्ट्र जैसी स्टेट में जहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है, वहाँ पर बॉलीवुड के आर्टिकल्स और भी कई आर्टिकल्स हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो आर्टिकल्स के नाम पर ही जाने जाते हैं। जो राहुल का काम था वो भी कुछ ऐसा ही था कि जो रोज़मर्रा की न्यूज़ के हटके कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में जानकारी निकालना जो उनके न्यूज़पेपर के लिए एक्सक्लूसिव हो। इसलिए राहुल दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसी ऑफिस में राहुल से बढ़कर भी कोई था जो तकरीबन तकरीबन हर बार राहुल को मात दे देता था। राजेश राजेश भी उसी अखबार में काम करता था और उसका काम भी आर्टिकल्स लिखना, मिस्ट्री, हॉरर और भी कुछ ऐसी घटनाएं और भी कुछ ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में लोग इंटरेस्टेड होकर उसको पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर जब पता लगता है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल इसी ही अखबार में आएगा तो लोग अखबार को खरीदते हैं। राजेश राहुल से काफ़ी बढ़कर था। हालांकि दोनों की पोस्ट एक जैसी ही थी, लेकिन राजेश राहुल को तकरीबन हर बार मात दे देता था। उसके आर्टिकल्स ना ही सिर्फ बिकते थे, पसंद भी किए जाते थे और वो अपने बॉसेस की गुड बुक्स में था। ऐसा नहीं है कि राहुल की हालत बुरी थी, वो नॉन परफॉर्मर था, उसको कोई पसंद नहीं करता था। उसके आर्टिकल्स भी अच्छे होते थे, लेकिन जितनी चमक, जितना मसाला राजेश के आर्टिकल्स में होता था उससे थोड़ा सा कम ही होता था। या यूँ कहें कि राहुल ये बात को महसूस करता था और उसमें एक लालसा थी, उसमें एक डेडिकेशन थी जो होनी भी चाहिए कि वो बेहतरीन से बेहतरीन काम करेगा और वो अपने कॉम्पिटिटर को पिछाड़ेगा। ये तो बात थी उस ऑफिस में। लेकिन जैसे ही ये ऑफिस से बाहर निकलते थे, राहुल और राजेश दोनों का प्यार भाइयों से भी बढ़कर था। इन दोनों में पहले से ही सेटलमेंट होकर रखी हुई थी कि भाई ऑफिस में है वो कॉम्पिटिटर, लेकिन ऑफिस का काम ऑफिस में रहेगा। जब तक हम वर्किंग आवर्स में रहेंगे तब तक हम एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑफिस आवर्स से छूटेंगे यानी कि फ्री होंगे तो तब हम हैं आपस में भाई। अब दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते, मजाक करते। कई बार राहुल भी राजेश की कुछ आर्टिकल्स का मजाक उड़ाता कि भाई तेरी किस्मत है, तेरा आर्टिकल चल जाता है, नहीं तो कई बार लोग सुन के पढ़ के हंसते ही होंगे। यही बात राजेश भी करता और धीरे धीरे वक्त चलता जा रहा था। राजेश को भी राहुल की बारे में पता था कि वो कंपटीशन को बहुत सीरियसली लेता है। वो किसी भी हालत में राजेश से आगे निकलना चाहता है। राजेश की नीयत में कुछ खोट नहीं थी, ना ही राहुल की नीयत में कुछ खोट थी। राजेश कई बार ऑफर करता राहुल को कि भाई ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मैं चाहता हूँ कि ये तू छाप, बदले में कभी तू मुझे दे देना। लेकिन राहुल था बड़ा खुददार। वो कहता था कि नहीं भाई, काम तो मेरा अपना ही होगा, आर्टिकल तो मेरा अपना ही छपेगा। जब भी मैं तेरे से आगे निकलूंगा अपने दम पर निकलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे कोई ऐसा आर्टिकल दे दे जो जिसकी वजह से मेरा नाम बन जाए और सारी उम्र मेरे मन में कसक रहे कि भाई ये तो मुझे राजेश ने दिया था आर्टिकल, तो मैं ये काम नहीं कहीं करूँगा। जैसा तुझे मैंने कहा है कि हम बाहर भाई जो हैं वो हम उस ऑफिस के बाहर हैं, ना कि ऑफिस के अंदर। और जो ये आर्टिकल वगैरह की बातें ये तो ऑफिस की बातें हैं, तो ये हम ना ही करें तो अच्छा। तो ये शायद एक कारण था जिसकी वजह से राजेश और राहुल की मित्रता बहुत गहरी थी, भाइयों से भी बढ़कर थी, कि वो काम की जगह पर काम और अपने रिश्ते की जगह पर रिश्ते को रखना बखूबी तरह जानते थे। लेकिन कई बार कुछ ऐसा घटता है कि इंसान अपने कायदों में थोड़ा बहुता या अपने वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस लेकर आ जाता है। अब राहुल रोजमर्रा की तरह अपना काम कर रहा था और आज राजेश आया नहीं काम पे। एक रात पहले राजेश ने कहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। अब उससे गलती से एक
लीक हो गया था, क्योंकि ड्रिंक करते करते शायद वो पहले भी कुछ बातों को लीक कर देता था, लेकिन राहुल कभी उस पर गौर नहीं करता था। लेकिन जो कल उसने बात की थी, वो उसने कहा था कि भाई मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, एक ऐसा गांव है जहाँ पर कुछ समय से वो गांव खाली हो गया है, अचानक से ही खाली हो गया है और समझ में नहीं लग रही, और ये बहुत बड़ी स्टोरी होगी। अब क्या होता है कि सुबह के समय में जो राजेश है वो ऑफिस नहीं आता। अब जब वो आता नहीं है ऑफिस, तो थोड़ी सी परेशानी होती है राहुल को। शुरू पहले तो ऐसा होता कि जैसे फील्ड में गया होते, लेकिन उसे रिपोर्ट ही नहीं किया था। तो उसको लगता है कि शायद जो उसकी वो बात कर रहा है, तो जल्दी जल्दी में वो उसी काम पे गया होगा, और वो अपना रोजमर्रा का काम करके शाम को वापस आता है। जब शाम को वापस आता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि राजेश जो है वो हॉस्पिटल में है। अब राजेश जो पता लगता है हॉस्पिटल में, पता क्या हुआ, कहता पता नहीं, वो बहुत बुरी हालत में ना सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। और वो तो भाई जैसा ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने कितने टाइम से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, कितने टाइम से उसका बुरा हाल है, शरीर पर जगह जगह काले काले धब्बे पड़ गए हैं। अब वो भी भागता जाता है भाई, था तो उसका दोस्त, प्यारा था, मित्र था। तो जब जाता है तो देख के सन का सन रह जाता है। राजेश की हालत नाजुक थी, और इसके अलावा वो चल फिर भी नहीं, मतलब बुरी हालत थी। मतलब उसके जो अंग थे, टांगे थी, बाजू थे, इस तरीके से हुए थे कि जैसे जैसे बहुत समय से कुपोषित इंसान होता है, वैसा हाल हो चुका था। दाढ़ी भी उसकी बड़ी थी, और कल तो वही बिल्कुल क्लीन शेवन था, आज उसकी दाढ़ी कैसे बड़ी होगी। खैर ये जब देखते हैं, कहते हैं भाई ये सच में राजेश है भी है कि नहीं, राजेश के लुक लाइक तो नहीं है ये, तो कल मैंने राजेश को देखा है भाई, एक दिन में कैसे ऐसे हाल हो गया। खैर अब अ, जब ये सब कुछ होता है, तो राहुल को भी चिंता होती है। तो धीरे धीरे डॉक्टरों से पता लगता है कि भाई ठीक हो जाएगा, बहुत बुरी हालत में था ये, और कुछ 1 महीना उसको रिकवर होने में लगता है, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल में था और अब कुछ बातें कर रहा था। अब राहुल उसको मिलने जाता है, वो पूछता है कि मेरे भाई ये क्या हो गया सब, मुझे तो समझ में नहीं लग रहा तेरा एक ही दिन में क्या हाल हो गया। तो राजेश उसका ना कुछ जवाब देता नहीं। खैर अब राहुल के अचानक एकाएक मन में आता है, अच्छा भाई राजेश भाई, तुझसे एक बात कहूँ, अभी तेरा तो लंबा चलेगा। मैंने कहा ना कई बार इंसान थोड़ा सा उसको अपॉर्चुनिटी मिले। तो कहता यार, तूने लास्ट टाइम मुझसे बात की थी ना, वो एक गांव है जहाँ पर लोग ऐसे अचानक गायब हो गए, खाली हो गया गांव, थोड़ा सा मुझे बताएगा, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, और तू और मैं उसको कंबाइन कर देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हमने दोनों ने की थी रिसर्च, और तेरा भी होगा कि ठीक है भाई। अब जैसे ही राजेश सुनता है इसके बारे में, गांव के बारे में, वो एकदम नाम से लाता है, कहता वाह वाह वाह, मत जाना मत जाना मत जाना वहाँ। तो जैसा मैंने कहा कि अभी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं बोल सकता था, और जैसे ही वो ये बात कहता है, तो अचानक से उसको फ्लिट्स होने शुरू हो जाते हैं, दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। जल्दी से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं भाई किस तरीके की बात की है, क्या बात की है। अब राहुल उसको काम की बात क्या बताता है कि हम कोई काम की बात कर रहे थे। वो कहता पता नहीं, मैंने तो नॉर्मल बात की है, इसको क्या हो गया। जैसे ही वो उस गांव का नाम लेता है, तकरीबन तकरीबन उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो वैसी हो जाती है जो तकरीबन 1 महीने पहले थी। अब राहुल सोचता है कि क्या हुआ, क्या उसने कुछ ऐसा फाइंड किया था, लेकिन सब कुछ अंधेरे में था। अब राहुल ये डिसाइड करता है कि मैं काम करता हूँ, मैं खुद इसको रिसर्च करना शुरू करता हूँ। था वो ईमानदार, वो सोचता है कि मैं काम करता हूँ कि मैं अच्छे से इस चीज़ को रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं सारा रिसर्च लेकर, सारा टॉपिक लेकर, सारा आर्टिकल बना के, जब राजेश ठीक हो जाएगा इसको मैं दिखाऊंगा कि भाई ये देख तेरा काम मैंने किया, मैं तेरे नाम से इसको छापूंगा, जो तेरा अधूरा काम है उसको मैं पूरा करूंगा। अब फिलहाल तो उसको किसी गांव का पता नहीं, फिलहाल तो उसको कुछ अदा पता नहीं। हाँ, उसको उसके जो डेस्क है राहुल का, राजेश का, उसकी एक्सेस उसके पास थी, तो वो छानबीन करनी शुरू करता है और उसको महाराष्ट्र में एक गांव का नाम पता लगता है। अब ये उस गांव में जाने की सोचता है। ये दिन के समय में उस गांव में जाता है। राहुल का निशाना बिल्कुल सटीक लगता है, क्योंकि जब वो गांव में एंटर होता है तो गांव बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, जैसे कि लोगों ने एकाएक घर को छोड़ दिया हो।
घर खाली पड़े थे। जैसे मैंने कहा कि समय आज से काफ़ी पहले की बात है, तो सुख सुविधा में तो इतनी थी, और गाँव भी कोई मेन स्ट्रीम में नहीं था, बहुत पिछड़ा हुआ था। बिल्कुल सारे जो गाँव की स्ट्रीट लाइट्स है वहाँ पर 2-3 जगह पर लाइट्स लगी हुई थी, ज़्यादा नहीं था। और बाकी जो घर भी थे वो भी काफ़ी घर कच्चे थे, कोई इक्का दुक्का घर पक्का था, वो भी खाली था। और अब ये राहुल सोचता है कि भाई अब इस वीरान गाँव में मैं किससे पूछूं। ये आसपास सोचता है कि मैं आसपास के गांव में जाके पूछना शुरू करता हूँ। लेकिन ये गांव के जैसे ही दूसरी ओर से बाहर जाता है तो उसको एक झोंपड़ी दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ अंदर उसको नजर आता है कि अंदर कुछ हलचल हुई है, कोई निकला गुजरा, दिन का समय था। तो उसको लगता है कि शायद कोई है। अब ये वहाँ पर जाता है, और जैसे ही अंदर बाहर जाके मतलब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो एक बूढ़ी औरत उसको बाहर दिखाई देती है। तो बाहर आती है मतलब, तो पूछता है नमस्ते माता जी। हाँ जी, कहती है हाँ जी बोलो। तो ये सारा बात करता है कि माता जी बस मैंने पूछना था कि ये गांव के लोग सारे गए कहाँ पे, और आप सिर्फ इस गांव में बची हैं। अब वो माता जी उसको बड़े गौर से देखती है और पूछती है कि तू कौन है। तो ये कहते हैं कि माता जी मैं तो पत्रकार हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि गांव के लोगों के साथ हुआ क्या। तो वो कहती है पागल, पागल हो गए सारे। तो कहती पागल हो गए सारे, वो कैसे? मैंने कहा था उनको कि मत जाओ, मत जाओ उस चुड़ैल के पीछे, उसका चेहरा नहीं है। लेकिन कोई माना नहीं। सबको लगता था कि मैं पगला गई हूँ। पता लगा कौन पगला गया है। ये सारे गांव वाले पगला गए हैं, ये सब भाग गए हैं, ये दूसरे दूसरे जगह पे चले गए हैं। तो ये सोचते हैं कि मतलब गायब नहीं हुए हैं किसी दूसरी जगह पे, हाँ दूसरे गांव में चले गए हैं अपने रिश्तेदारों के पास, कोई बहुत दूर चला गया है जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था। इनको उस माँ बूढ़ी औरत की बातें कुछ अजीब लगती हैं कि ये कौन सी दकियानूसी बातें कर रही हैं, बिना चेहरे वाली चुड़ैल, ये क्या क्या बातें कर रही हो माता जी आप। तो वो कहती हैं बेटा उसका उसका चेहरा नहीं होता। मैंने सबको आगाह किया था कि उसका पीछा नहीं करना, अगर करोगे तो वो सबको पागल कर देगी। अब जब ये बात सुनते हैं तो अजीब लगती है। ये कहते हैं कि माता जी मैं इस गांव में अभी घूम कर आया हूँ, तकरीबन तकरीबन इस गांव का चप्पा चप्पा मैंने शान मारा है, मुझे तो कोई ऐसी चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब जैसे ही ये बात करते हैं राहुल, तो वो बूढ़ी ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ती है। वो कहती है दिन में थोड़ी आएगी, रात को आएगी नजर, आना नहीं है, नहीं तो तू भी पगला जाएगा, तू भी पागल हो जाएगा। अब जब ये बात सुनते हैं तो राहुल को बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन इंटरेस्टिंग लगती है कि एक चुड़ैल जिसका चेहरा नहीं है, या औरत है, पता नहीं कौन है। यहाँ तो लोग वैसे भी गांव में वैसे ही डायन बना देते हैं, किसी को चुड़ैल बनाते हैं, लेकिन बात अजीब ये है कि ये माता जी कह रही हैं कि उसका चेहरा नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। खैर रात को आना पड़ेगा। अब ये रात के समय में आने की प्लानिंग करते हैं, अपने कुछ कोलीग्स के साथ बात करते हैं जो असिस्टेंट होते हैं कि भाई रात के, वो सभी मना कर देते हैं, भाई रात को नहीं कहीं जाएंगे हम। आप बात कर रहे हो गांव में जाना है, जो गांव वीरान हो चुका है, वहाँ पे हम रात को जाएंगे? ना ना भाई हम नहीं जाएंगे। खैर अब ये सोचते हैं कि मुझे अकेले ही ये काम करना पड़ेगा, और अगर ये चीज़ ब्रेक हो जाती है, यहाँ तो ये मिथ हुआ, तब भी ये बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग होगा कि भाई एक गांव एक वहम की वजह से वीरान हो गया। लेकिन अगर 1% भी सच्चाई हुई तो मैं बस उसको देखते भाग जाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि हाँ पे सच में कुछ ऐसी चीज़ मैंने अपनी आंखों देखी है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है राजेश को, क्योंकि उसी की वजह से पता लगा कुछ ऐसा गांव, ऐसे गांव में कुछ हो रहा है। खैर अब ये प्रोग्राम बना के रात के समय में आते हैं। जैसा मैंने कहा कि तकरीबन तकरीबन सारे गांव में अंधेरा था, सिर्फ 2 या 3 जगह पे लाइट जल रही थी, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश हो रहा था। अब ये टॉर्च जलाते हैं और रात के समय में उस गांव की वीरान सड़कों, वीरान गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं। काफ़ी घंटे ये घूमते रहते हैं, लेकिन इनको कोई भी चुड़ैल, कोई भी ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी जिस पर ये कुछ सोच सकें कि हाँ कुछ ऐसा है। काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद ये थक हार के गांव की एक घर की दहलीज पर बैठ जाते हैं। अचानक से जब ये बैठते हैं, इनको पायलों के छनकने की आवाज़ आती है। जैसे ही पायलों के छनकने की आवाज़ आती है तो इनके कान खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि गांव तो बिल्कुल वीरान था और वहां पर किसी औरत के होने का सीधा सीधा एक ही आशय था कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में माताजी बात कर रही थी। अब ये उठते हैं और टॉर्च की लाइट इधर उधर मारने लग पड़ते हैं। धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे जाना शुरू करते हैं जिस ओर से ये आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे इनके पाँव आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जो ये पायलों की आवाज़ की तरफ पहुंचते जा रहे थे। और देखते हैं दूसरी ओर जहाँ पर प्रकाश, लाइट का प्रकाश था, ठीक उसके नीचे कोई औरत नुमा खड़ी हुई है जिनकी पीठ इनकी तरफ थी। अब ये देख के डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि चुड़ैल है, औरत है, कौन है। ये पाँव की ओर टॉर्च करते हैं क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है ना कि भाई चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं, लेकिन पाँव बिल्कुल सीधे ही थे। अब ये थोड़ी सी आवाज़ लगाते हैं, ए बहन जी, यहाँ पर आप इतनी रात को वीराने में क्या कर रही हैं। एक दो बार आवाज़ लगाने के बाद वो जो चुड़ैल है वो धीरे 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 इनकी ओर मुड़ती है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन उसके चेहरे की जगह सिर्फ और सिर्फ काले रंग का धुआं बाहर निकल रहा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आज राहुल के सामने बिना चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी जिसके बारे में बात की थी उस माताजी ने। राहुल वहीं सन के सन खड़े रह जाते हैं। उनके जिस्म से मानो प्राण निकल ही जाते हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या ना करें। वो बस सोच रहे थे कि मैं भाग क्यों नहीं पा रहा, मेरे पैर क्यों स्थिर हो गए हैं। लेकिन शायद डर के मारे उनके पाँव भी कंपा रहे थे। उनका शरीर उनका साथ छोड़ चुका था। बस शायद वो मौत को एक्सेप्ट करने ही वाले थे कि वो क्या देखते हैं कि चुड़ैल उनकी तरफ देखती जरूर है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो फिर से उनकी तरफ पीठ करती है और धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो चुड़ैल इनसे अपनी नज़रें हटाती हैं तो इनके शरीर में फिर से जान आ जाती है। ये सोचते हैं कि इसने मुझे मारा क्यों नहीं। जहाँ तक मुझे पता है चुड़ैलें तो जान निकाल देती हैं। खैर, अब इनकी जान में जान आती है, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है और अब ये उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये सोचते हैं कि शायद इसके चेहरे में, यानी कि जो चेहरा है ही नहीं, जो धुआं निकल रहा है काला, उसमें कुछ है जिसकी वजह से मेरा शरीर सन का सन रह गया था। इसलिए मैं अब इसको आवाज़ नहीं लगाऊंगा, दबे पाऊँ अब मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, देखूं तो सही ये है क्या, कहीं कोई छल तो नहीं है, कहीं कोई गैंग का हिस्सा तो नहीं है। धीरे धीरे ये उसके पीछे पीछे दबे पाँव चलते जा रहे थे। कुछ ही समय वो गांव में टहलती है, कभी एक गली कभी दूसरी गली, बिना आवाज़ किए। आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पायलों की। अब इनको ये तो विश्वास हो चुका था कि ये इनको मारेगी नहीं, इसलिए ये जहाँ जहाँ जा रही थी ये उसका दबे पाँव पीछा करते जा रहे थे। कुछ समय बाद वो गांव के बाहर जाना शुरू कर देती है और गांव के बाहर जाते जाते वो उस जंगल में जाना शुरू करती है। घना जंगल, खौफनाक जंगल। गांव के उस आगे जंगल में जैसे ही ये जाना शुरू करती है, कुछ समय के लिए राहुल सकुचाते तो हैं कि भाई जंगल में जा रहे हैं, यहाँ पर तो मेरे पास भागने का रास्ता भी है, लेकिन अगर मैं एक बार जंगल के अंदर गया, हो ना हो इसका शिकार ना बनूं, किसी जानवर का ही शिकार ना बन जाऊं। ये कुछ समय सोचते रहते हैं कि जाऊं या ना जाऊं। फिर उसके बाद ये मन बनाते हैं कि एक पत्रकार अपनी जान पर खेल कर भी रिपोर्ट तैयार करता है, मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब ये उस चुड़ैल के पीछे जंगल में चलना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 वो उस घने जंगल के अंदर जाते जा रहे थे, बिना इसी बात की परवाह किए कि जंगल में तो कोई रास्ता ही नहीं है।
वो इस चक्रव्यूह के अंदर तो जा रहे हैं, बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ समय बाद जब जंगल में घनघोर अंधेरा वैसे भी तो था, लेकिन कुछ जो चंद्रमा की बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी आ रही थी वो भी अब उस पेड़ों की पत्तियों ने ढक ली थी। वो देखते हैं कि एक बड़े से पेड़ के तने के आगे चुड़ैल जाती है और उसके बाद नजर आना बंद हो जाती है। ये उसके पीछे जाते हैं और जैसे ही उस तने के पास जाते हैं उनको आगे कुछ नजर नहीं आता। ये टॉर्च मारते हैं, कुछ नजर नहीं आता। कुछ देर तक ये इधर उधर देखते हैं, पेड़ के ऊपर भी देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब ये सोचते हैं कि वापस जाया जाए, लेकिन राहुल रास्ता खो चुके थे। जैसा मैंने कहा कि चुड़ैल का पीछा करते करते वो ध्यान देना ही भूल गए कि उन्होंने कितने मोड़ काटे, कहाँ वो घूमे, कहाँ से वो सीधे गए, कहाँ वो दाएं गए, कहाँ बाएं गए, कितनी बार दाएं मुड़े, कितनी बार बाएं मुड़े, कुछ याद नहीं। बस वो चलते जा रहे थे और अब जब जिसके पीछे वो जा रहे थे वो ही गायब हो चुकी थी, तो वापस जाने का रास्ता भी उन्हें मिल नहीं रहा था। कुछ समय वो घूमते रहे, फिर थक कर एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि मैं सुबह होने का इंतजार तो कर लूं। दिन के समय में मुझे कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। जैसे तैसे करके वो रात बिताते हैं और जैसे ही सुबह की पहली किरण उगती है, ये फिर से शुरू कर देते हैं जंगल के बाहर जाने की आजमाइश। लेकिन ये उस जगह पे खो चुके थे, उस भूल भुलैया में आ चुके थे जिसका कोई बाहर जाने का शायद रास्ता था ही नहीं। अब ये सारे दिन उस जंगल में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन इनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब ये घबरा रहे थे, डर रहे थे। प्यास के मारे इनका गला सूखा जा रहा था, भूख के मारे इनकी जान निकल रही थी, लेकिन उस जंगल में एक भी फलदार पेड़ नहीं था। शायद परमात्मा को उन पर थोड़ा सा तरस आया, क्योंकि बारिश हुई। उनके पास जो बोतल थी जो खाली हो चुकी थी, जैसे तैसे करके उन्होंने पानी पिया। उससे कुछ उनको थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ी सी राहत तो मिली, लेकिन भूख अभी भी परेशान तो कर रही थी। अब उसी कारण ये ज़्यादा घबरा भी चुके थे, इनको डर भी लग रहा था, क्योंकि अब तो अगली रात आने वाली थी और रास्ता इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये जंगल के बाहर जा रहे हैं या फिर उस गहरे जंगल के अंदर जाते जा रहे हैं। खैर, रात के समय में ये एक जगह छुप के बिताते हैं कि कोई जानवर उनको अपना शिकार ना बना ले। हाँ, एक चीज उन्होंने नोटिस की कि उनको उस जंगल में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर किसी जंगल के हिस्से में इनको किसी जानवर की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन आज सारे दिन इनको ना ही कोई चिड़िया, ना ही कोई कीट पतंगा, ना ही कोई जानवर मिला। जैसे सिर्फ और सिर्फ आवाजें ही आवाजें थी। ये रात जैसे तैसे बिताते हैं और अगले दिन जब ये फिर सफर की शुरुआत करते हैं, हाथ लगती है तो सिर्फ इनको निराशा, क्योंकि अगला दिन भी इनका बिल्कुल वैसे ही गुजरा जैसे पिछला दिन था। फर्क पड़ा तो सिर्फ एक चीज का कि जो भूख कल थी आज उससे दुगनी हो चुकी थी। अब तो इनको चलने में भी समस्या हो रही थी। आवाजें इनको ठीक वैसे ही आ रही थी, चिड़ियों के चहचहाने की, कीट पतंगों की, जानवरों की, लेकिन नजर कोई नहीं आया था। यूं मानो इस खौफनाक जंगल में वो अकेले गुम चुके हैं। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था। ये पत्ते खाते हैं, कच्ची लकड़ियों के तने खाते हैं अपनी उदरपूर्ति के लिए। शायद इन्होंने सोचा होगा कि ये दिनों की बात है, लेकिन नहीं, ये बात दिनों की नहीं थी, ये बात हफ्तों की भी नहीं थी, ये बात महीनों तक जा चुकी थी। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने कैसे गुजरे, ये बिल्कुल पगला चुके थे। जब रात को सोते तो इनको
हमेशा वही नज़र आता कि कोई चुड़ैल है जिसका ये पीछा कर रहे हैं और वो इस जंगल में खो गए हैं। और हर रोज़ रात उस सपने को जब ये जीते और सुबह उठते और उसी फैसले पर पछताते हैं। तब इनकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। पत्ते और कच्ची लकड़ियां खा खा कर इनका हाल बुरा हो चुका था। इनके शरीर पर काले निशान पड़ चुके थे। सिर्फ एक चीज़ जो इनको बचाई जा रही थी कि उस जंगल में कुछ देर के बाद बारिश हो जाती है और उसका पानी पीकर ये जीते। अन्यथा कुछ भी नहीं था जीने के लिए। था तो बस घना जंगल, जानवरों की आवाज़ें, कीट पतंगों की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें जो दिखाई तक नहीं देती थी, और साया उस चुड़ैल का जो उनको सिर्फ एक बार नजर आई और उसके बाद वो कभी भी नजर नहीं आई। अब ये इतना घबरा चुके थे, महीनों जैसा मैंने कहा गुजर चुके थे, शायद ये उम्मीद छोड़ चुके थे। एक रात हर रोज की तरह जब ये सो रहे थे, इनको फिर से वो चुड़ैल सपने में दिखाई देती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज का अंत तो होता ही है, चाहे वो सही हो, ठीक हो या गलत हो। आज शायद इनको जो काफी समय पहले कर देना चाहिए था वो शायद आज इनसे गलती से हो गया, या फिर इनकी गलती, शायद इस गलती से ये बचने वाले थे। क्योंकि जब वो उस सपने में उस चुड़ैल के पीछे पीछे चल रहे थे, अचानक से इनकी जाग खुल जाती है। और जैसे ही इनकी जाग खुलती है तो वो देखते हैं कि वो चुड़ैल बिल्कुल इनके सामने है, पीठ खड़ी करके, यानी कि इनकी तरफ, इनसे दूर जा रही है। ये जल्दी से उठते हैं और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये उसके पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं, ये महसूस करते हैं कि जो ये घना जंगल है ये थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है, जैसे कि वो चुड़ैल किसी रास्ते को फॉलो कर रही है। और ये चुड़ैल को कुछ घंटों के बाद जैसे ही एक पेड़ों के लाइनों से चुड़ैल आगे जाती है और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो ये पाते हैं कि ये उसी गांव की मुढेर पर है। अब ये चुड़ैल का पीछा नहीं करते, ये बिल्कुल साइड से दूसरी तरफ भागते हैं, क्योंकि इनको रास्ता मिल गया था, जंगल से बाहर आ चुके थे। अब ये भागते जाते हैं, अपनी बाइक पर बैठते हैं। हालत इनकी खराब थी। जैसे तैसे करके बाइक स्टार्ट करते हैं, मेन रोड पर आते हैं, कमजोरी के कारण गिर जाते हैं। जब इनकी जाग खुलती है तो ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। ये देखते हैं कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। ज़ाहिरी तौर पर ये काफ़ी महीने उस जंगल में रहे थे। हालत इनकी ख़राब थी, सिर्फ और सिर्फ पत्तियाँ और कच्ची टहनियाँ खाकर, और पानी के सहारे ये जिंदा थे बस। लेकिन ये अपने आप को खुश नसीब समझ रहे थे कि कम से कम इनकी जान बच गई, और शायद इनको पता लग चुका था कि ये गांव वीरान क्यों हुआ। क्या ये बिना चेहरे वाली चुड़ैल ऐसे ही लोगों को बहका कर अपने पीछे ले जाती है और लोग इस जंगल में कई कई महीने खो जाते हैं। अब जब थोड़ी सी इनको होश आती है तो ये कुछ समय बाद जब दोबारा इनको बेहोशी होती है, फिर इनको होश आती है, तो ये अपने सामने अपने परिवार के मेंबर्स और राजेश को पाते हैं। जब उनको देखते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। परिवार के साथ तो कोई ज़्यादा बात करते नहीं, वो कहते हैं कि मैं राजेश से बात करना चाहता हूँ। तो फिर परिवार वाले बाहर जाते हैं तो राजेश को कहते हैं, भाई इतने महीने में गायब रहा, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। राजेश हंस के कहता है, भाई महीने क्या बात कर रहा। तो ये कहता है कि समझा नहीं मैं। कहता है, भाई तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ये इनकी पत्नी को बुलाते हैं, भाभी जी जरा आना। तो ये पूछते हैं कि भाभी जी आती हैं, तो कहती है हाँ जी कुछ कहना था। तो ये भाभी जी को कहते हैं, भाभी जी आज तारीख क्या। तो भाभी जी कहती हैं कि आज है 21 जून। नहीं, पूरी तारीख बोली है।
हाँ 21 जून, हाँ। अब ये सोचते हैं 21 जून कौन सा साल? तो ये कहते हैं 21 जून 1986। क्या कह रही हो? कह रहे हैं हाँ ठीक तो बोली। अब ये कहता है ठीक, ठीक है आप, राजेश कहते हैं आप जाइए। ये राजेश की तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं कि भाई ये क्या, अरे मैं तो 20 जून को गया था उस जगह पे, 21 जून आ जाए। 21 जून 1986 मतलब 1987 तो नहीं है, अरे 1986 तो चल रहा है। मैं तो इतने महीने, मुझे तो पता भी नहीं, इतना महीने हो गए या साल हो गए मैं वहां पर पागलों की तरह वहां पर मैं भटकता रहा। राजेश हंस के कहता है तुझे मैंने कहा था ना मत जाना, तू माना नहीं। वो जंगल नहीं, एक तरह का टाइम लूप है भाई। वो चुड़ैल उस जंगल में ले जाती है, इंसान भटकता रहता है, उसको लगता है कि वो कई दिनों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से भटक रहा है, लेकिन समय कुछ ही बीता होता है। तू कुछ महीने नहीं भाई, कुछ घंटे गायब था, या यूं कहें कि तू रात को ही उस सड़क पर पड़ गिरा हुआ था, कुछ लोगों ने तुझे देखा, उठाया, हॉस्पिटल लेकर आए। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब इनको ये समझ में लग रहा था कि राजेश, अच्छा एक ही दिन में राजेश की दाढ़ी कैसे तब बड़ी हो गई थी, उसके जिस्म का इतना बुरा हाल कैसे हो गया था। इनको समझ आ चुका था क्योंकि राजेश भी उस जंगल में हफ्तों नहीं महीनों भटका था, जो इनको सिर्फ एक दिन का फासला लग रहा था। आज राहुल के साथ भी सेम वही हुआ। तो फिर राजेश बताते हैं भाई उस गांव के लोगों ने वो गांव वैसे खाली नहीं किया। जब से वो चुड़ैल नजर आनी शुरू हुई है तब से वहां पर लोग गायब होते हैं, मिल तो कुछ घंटों बाद जाते हैं, लेकिन जब उनकी हालत होती है हमारे जैसी हालत होती है, और वो कहते हैं हम तो महीनों सालों गायब थे, इसलिए धीरे धीरे करके उन लोगों ने उस गांव से पलायन कर दिया। तो वो कहते हैं भाई वो बूढ़ी औरत ने क्यों नहीं किया? तो कहते हैं कौन सी बूढ़ी औरत? कहते यार गांव के बाहर की तरफ मुझे बूढ़ी औरत मिली थी। कहते भाई मैंने तो ध्यान नहीं दिया था। कहते यार झोंपड़ी है, कहते मैंने नहीं देखा। कहते चल ठीक होंगे तो फिर चलेंगे। वो कहते भाई अभी भी तू जाएगा? कहते दिन के समय में जाएंगे, अब कौन सा रात के समय में उस चुड़ैल का पीछा करेंगे। यार 1-1.5 महीना लग सकता है उसको पूरी तरीके से रिकवर होने में, जितना राजेश को लगा था। अब जब रिकवर होते हैं ये दोनों मिलके जाते हैं, वहां पर कोई भी झोंपड़ी नहीं थी, कोई भी बूढ़ी नहीं थी। क्या वो बूढ़ी ही चुड़ैल थी जिसका चेहरा नहीं था? दिन के समय में वो लोगों को कहीं ना कहीं चेतावनी देती थी कि मत आना, लेकिन फिर भी जो जाता था वो भटकता था, वो गुम हो जाता था उस डरावने खौफनाक जंगल की भूल भुलैया में, जंगल के चक्रव्यूह में। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस्सा कैसा लगा आपको इसके बारे में भी ज़रूर अपने विचार रखिएगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और जो भी रेगुलर तो आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे भी गुजारिश है कि अब तो कर दो भाई, बहुत समय हो चुका है। आज का जो एपिसोड है, वैसे तो छोटा सा सोचता हूँ किस्सा और मैं कर ही देता हूँ। जैसा मैंने कुछ एपिसोड पहले एक दिल्ली के हॉस्पिटल के बारे में बात की थी, एक ऐसा ही किस्सा मुझे किसी ने भेजा था। बेसिकली वो नर्स है, वो कहती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, उनकी जॉब भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, और बेसिकली दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं है ये, जो हॉस्पिटल है ये उत्तराखंड का एक हॉस्पिटल है। और एक जो मरीज है इनके पास आता है और इनको जैसे ड्यूटी लगती है तो इनकी केयर करने के लिए, मरीज की केयर करने के लिए इनको कहा जाता है। और वो जो मरीज था ना वो बड़ा अजीब था, मतलब बाद में पता लगा उसकी सच्चाई क्या थी। वो ना इनको बड़े, जैसे कहते हैं ना, अजीब से तरीके से, हाँ था वो बुजुर्ग लेकिन बड़े अजीब से तरीके से वो इनको घूर घूर के देखता था। और कुछ समय तक वो हॉस्पिटल में रहा, उसकी हालत धीरे धीरे क्रिटिकल होती गई। हमें भी ये लगने लगा था कि ये बचेगा नहीं। जिस दिन उसका आखिरी दिन था ना, तो वो कहता है कि मैंने फैसला ले लिया है। तो ये कहती है किस बात का फैसला अंकल? तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमको अपना बनाऊंगा। अब जब ये बात
सुनती हैं तो इनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई तू कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, मेरे बाप की उम्र का है, बाप को छोड़ के मेरे दादा की उम्र का होगा, तू कैसी बातें कर रहा है। गुस्सा इनको बहुत आता है, लेकिन अब बुजुर्ग था और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मतलब अगले दिन मर जाता है, लेकिन तब इन्हें पता था कि अगले दिन मरेगा, लेकिन था डेथ बेड पे। तो ये कहती है कि अंकल क्या बात कर रहे हो आप, क्या मजाक कर रहे हो। कहते हैं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मैं नया शरीर तेरे शरीर में आऊँगा। जब ये बात सुनती हैं इनको बड़ा अजीब लगता है कि मैं मतलब क्या कहूँ इसको, पागल को। तो ये ना ज़्यादा बात नहीं करती और ये डॉक्टर को कहती हैं कि सर मैं ना अनकंफर्टेबल हूँ, मैं उस मरीज़ को हैंडल नहीं कर सकती, तो आप प्लीज़ किसी और को कर दीजिए। डॉक्टर भी मान जाते हैं, ठीक है भाई। अब अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है। इनका जो घर था ना, इनका घर हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो जब ये शाम को या रात को फ्री होती थी तो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस में खुद चली जाती थी, कुछ ऐसा नहीं था। अब ये जा रही थी, रात का समय था, कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई इक्का दुक्का व्हीकल गुजर रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखती हैं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे ना कोई खड़ा हुआ है, एक आदमी है, कोई खड़ा हुआ है, लेकिन नज़र ऐसे आ रहा था जैसे परछाई जैसा, कपड़े कुछ काले से डाले हुए थे, और ऐसा उसको महसूस हो रहा था कि जैसे वो इनकी तरफ मतलब पीठ इसने की हुई है और ये अपने मतलब काम में मतलब ध्यान दिए बिना, ज़्यादा ध्यान दिए आगे चल पड़ती हैं। अब कुछ आगे जब चलती है ना तो इनको महसूस होता है कि वो आदमी जो है वो इनका पीछा कर रहा है। अक्सर कई बार इनको ऐसी चीज़ों को से रूबरू होना पड़ता था। कुछ मनचले लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये भी सोचते हैं कि ऐसे ही होगा, तो ये अपने कदम थोड़ी सी तेज चलना शुरू कर देती हैं और अपने मोबाइल से अपनी माँ को फ़ोन लगा लेती हैं कि थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, और इनकेस कुछ ऐसा वैसा होता तो इनकी माँ को पता लग जाएगा। थोड़ा सा कहती हैं कि हाँ माँ कोई पता नहीं मन चला मेरा पीछा कर रहा है, तो फिर लाइन पर ही रहना। अब जब इनको ये महसूस होता है ना कि वो जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, अचानक से जब वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो ये ना गुस्से से पीछे घूम के देखती हैं। लेकिन जैसे ही ये पीछे घूम के देखती हैं तो इनकी तो चीख निकल जाती है, क्योंकि पीछे वही शख्स खड़ा होता है जिसकी मौत हो चुकी थी, वही बूढ़ा। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या थी कि उसने अपना सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जैसे ही चीख मारती हैं, देखती हैं, बेहोश हो जाती हैं। गनीमत थी कि फ़ोन उनकी माँ जो है वो सुन रही थी, तो जब होता है ऐसा तो जल्दी से अपने भाई वगैरह को, इनका जो मतलब इनकी माँ का इनका भाई तो अपने बेटे को कहते हैं इनकी माँ की जल्दी जल्दी कुछ हुआ है। ये जाती हैं तो ये सड़क पर पड़ी होती हैं, उठाया जाता है। फिर ये सारा अपनी माँ को बताती हैं कि माँ ऐसा ऐसा वो हुआ, तो इनकी माँ कहती हैं कि पता नहीं कुछ दिक्कत है, चल कोई बात नहीं, एक दो दिन हॉस्पिटल से छुट्टी करती हैं। अब जब ये हॉस्पिटल में दोबारा जाती हैं तो इनकी रात की ड्यूटी लगती है। रात के समय में जब ये वॉशरूम जाती है, वॉशरूम जाके आराम से अपना फेस वॉश कर रही होती है, और जैसे ही ये आंखें खोलती है इनको पीछे वो सर कटा नजर आता है। वही सेम वैसे ही उसने अपना जो सर है वो बाजुओं में पकड़ा हुआ था। इनके फिर से चीख निकल जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। होश आने पर ये अब हॉस्पिटल में तो ऐसी बात कर नहीं सकती कि भाई मैंने क्या देखा, तो ये कहते हैं कि ये ठीक फील नहीं कर रही और घर आ जाती है, छुट्टी कर लेती है। घर आके ये अपने फिर माँ को बताती है कि मुझे फिर वही नज़र आया। तो इनकी माँ फिर किसी पंडित जी से बात करती हैं, तो वहाँ से पता लगता है कि वो जो बूढ़ा था वो तांत्रिक था, और उसकी जो आत्मा है वो अभी भी भटक रही है और वो इसके पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसको पोजेस करना चाहती है। इसने उसकी सेवा बहुत की थी, तो किसी गलत तरीके से नहीं, बस वो इसको पोजेस करना चाहती है और इसीलिए वो इसका पीछा कर रही है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई वो हॉस्पिटल ही नहीं, उस रास्ते से भी आना जाना ख़त्म कर दो, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। फिर अब ऐसा हॉस्पिटल छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन अब इस तरीके से भी ये चल नहीं सकता था, तो इनको मजबूरी में वो हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। अब भाई इन बातों का क्या कह सकते हैं, कब क्या मत आ जाए। इंसान चंगा भला अपना काम कर रहा है और ये सब हो जाए, तो बस परमात्मा का नाम जपते रहिए हमेशा। जो भी
परमात्मा के जिस भी रूप को आप मानते हैं उनका नाम जपते रहिए, मैं तो यही कहूँगा। खैर, आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे उसको विराम लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। और हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेंबरशिप का जो भूतों की बारात वाला एपिसोड है उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि एक बेहद ही खौफनाक, बेहद ही अजीब किस्सा है ये। इसके अलावा इसी महीने में इससे पहले जो टैक्सी ड्राइवर का किस्सा मैंने बयां किया था वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है, वो भी कोई कम खौफनाक नहीं है। तो मात्र 29 रुपये में आपको एक से बढ़कर एक और किस्से सुनने को मिलेंगे। ना ही सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि इसके अलावा मेरी भी हेल्प हो जाएगी, फाइनेंशियली नहीं, एक चैनल को प्रमोशन मिलेगी कि भाई एक ऐसा चैनल है जहाँ पर लोग पैसे देकर भी कंटेंट को देख रहे हैं, तो इस चैनल में कोई ना कोई बात तो होगी। तो अगर आप सच्चे दिल से मुझे पसंद करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए 29 रुपये कोई मायने रखते हैं ज़्यादा। अगर नहीं रखते तो जल्दी से ज्वाइन के बटन को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए मेंबर, चैनल के एक्सक्लूसिव कंटेंट का आनंद उठाइए बस। और साथ के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके जो किस्से हैं मैं उनको बयां करूं अपने नरेशन में, तो जो आपको व्हाट्सएप का नंबर, आपको ईमेल आईडी और साथ के साथ ही आपको जो इंस्टा आईडी मिल रही है, इस पे आप चाहे तो लिख के भेज सकते हैं, चाहे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं, बात करके डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो पहले मैसेज डीएम कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि मैं आपको अपना किस्सा बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ, और फिर हम टाइम निकाल कर उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़े बहुत अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल की प्रोग्रेस, चैनल के फ्यूचर प्लान्स और थोड़ी बहुत गपशप टाइम लगने पर। यही था भाई, और जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।